कि मैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों से पैसे लेकर रोड बनाए। शंकर जी को ये प्रश्न नहीं पूछा। चुन चुन कर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करूंगा, फाइन लगाऊंगा और कुछ लोगों को जेल में भी भेजूंगा। आप जिंदगी भर कभी टोल का सवाल नहीं पूछोगे और लोग कोई तकरार नहीं करेंगे, इतना कंसेशन मिल जाए। 2047 के लिए 2047 के लिए एक मेगा प्लान की भी बात की थी आपने, तो उसको लेकर आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि 2047 की बात निकली है, तो उस मेगा प्लान को हम कब देख सकते हैं? सर, मैं मेगा प्लान की बातें नहीं, मेगा प्लान ही करता हूँ और आपको बताते हुए मुझे कोई संकोच नहीं होता। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट मोनिटाइज करके फाइल में पड़े हैं। मेरा प्रॉब्लम रिसोर्सेस नहीं है, मेरा प्रॉब्लम एक्सपेंडिचर है। और हम वही 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। अब हमारे पास कोई अभी पोर्ट को कनेक्टिविटी करने के लिए हम 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। द बेसिक प्रॉब्लम इन इंडियन इकोनॉमी इज अवर लॉजिस्टिक कॉस्ट इज 14 to 16%। और मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ, आप 2 साल के बाद देखना, जो हमारी पोर्ट कनेक्टिविटी और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है अभी दिल्ली से मुंबई, हमारा लगभग पूरा होते हुए 12 घंटे में होगा। और विरार से लेकर हम विरार तक हम जोड़ रहे हैं और विरार तक ये कोस्टल रोड आएगा। अब अभी चेन्नई से बेंगलोर विद इन 3 मंथ वो 2 घंटे में होगा। दिल्ली टू देहरादून 9 घंटे लगते, 2 घंटे में होगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा। ऐसे हम 36 रोड में, चेन्नई से सूरत हमारे रोड का काम शुरू हो गया, काफ़ी पैकेज पूरे हुए। अभी मैं मुंबई से बेंगलोर बना रहा हूँ। आई विल एश्योर यू विद इन 6 आवर आप JNPT से अटल ब्रिज के वहाँ से हमने नया रोड बनाया जो पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनेगा और वो पुणे रिंग रोड से जाकर डायरेक्ट बेंगलोर जाएगा 6 आवर्स में। तो इसके कारण रोड अच्छे बनेंगे और फ्यूल बदल जाएगी। अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल के कारण कॉस्ट कम होगी। अभी तो इलेक्ट्रिक पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी आ गए और हाइड्रोजन भी शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो 14 से 16% थी, वो अगर 9% आएगी तो हमारा एक्सपोर्ट, मेरा एस्टिमेट है कि कम से कम 1.5 गुना बढ़ेगा। हम लगभग चाइना के बराबर कॉम्पिटिटिव होंगे वर्ल्ड में और मेजॉरिटी वर्ल्ड हमसे डील करना चाहता है और इसमें हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सर, इसमें लेकिन एक कंसर्न एरिया ये है कि एक तरफ तो आप काफ़ी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं और आपने कहा कि मेगा प्लान आप बनाते नहीं हैं, कर देते हैं सीधा, लेकिन उसके साथ साथ रोड सेफ्टी और उस सबसे बड़ी बात मेंटेनेंस को लेकर इज द बिगेस्ट इशू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कई सारी कंपनियां इस बारे में सोचती है कि मेंटेनेंस का क्या होगा, रोड तो बना लिया, उसको लेकर सबसे बड़ी दिक्कत है आज की स्थिति में। आपने इतने में अखबार में न्यूज़ नहीं पढ़ी शायद, मैंने टोल कलेक्शन करने वाले 20 कंपनी को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया और अभी चुन चुन कर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करूँगा, फाइन लगाऊंगा और कुछ लोगों को जेल में भी भेजूंगा। एज फार एज द क्वालिटी इज कंसर्न, आई एम डोंट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विथ इट। पर एक बात जरूरी है, जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो पहले ट्रायल एंड एरर होता है। तो कभी कभी थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, पर हमें एक चेक करना पड़ेगा कि मिस्टेक्स बोनाफाइड है कि मेलाफाइड है। और हम लोग अभी कल ही मैंने फाइल पर साइन किए है कि हम नेशनल हाईवे में अब ऑल टाइप ऑफ जितने मैक्सिमम आइटम्स हैं मैंडेटरी कर रहे हैं प्रीकास्ट, वो साइट पर नहीं बनेंगे। तो धीरे धीरे ब्रिजेस, टनल्स, अभी केवल तो हम 3 लाख करोड़ की टनल अभी इस साल प्लान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हम 105 टनल बना रहे हैं और अभी टनल में जैसे हमारी प्रॉब्लम है जो पब्लिकली बोल नहीं सकते, टनलिंग मशीन की कमी है और जिनसे लाते थे वो स्पेयर पार्ट्स नहीं देते। तो मैं भी स्पेन में गया था, तो स्पेन में पूरा अंडरग्राउंड टनल होते हैं, वहाँ मैंने टनल जिनके पास है उनकी मीटिंग ली। तो मैंने कहा तुम्हारी मशीन सब इंडिया में लो और किराए से दो, मैं आपको काम देता हूँ। तो कई प्रॉब्लम्स भी है, पर उस पर मात करके हम लोग निश्चित रूप से इसमें सक्सेस होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Gadkari ji, you've been one of the biggest proponents of the electric vehicle revolution, the EV revolution. You yourself drive an EV. There's a lot of conversation about Tesla coming to India. There's talk here in Mumbai. They've acquired some real estate to set up a showroom. How do you see this, the entry of Elon Musk into India and the impact that can potentially have on Indian automakers, given your government's push towards Atmanirbhar Bharat and encouraging Indian companies and others to manufacture in India? आपने डॉक्टर जयशंकर जी को ये प्रश्न नहीं पूछा।
देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं जब मंत्री बना तो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 14 लाख करोड़ था। आज हमारा साइज 22 लाख करोड़ है। यूएसए का 78 लाख करोड़ है। चाइना का 49 लाख करोड़ है। और जिस प्रकार से हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काम करते हैं, बैठे हैं टीवीएस वाले, इनका 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट होता है। अब ये इलेक्ट्रिक भी एक्सपोर्ट होने वाला है। लिथियम आयन बैटरी की कीमत जब हमने शुरू की थी, जब मैं बोलता था तो लोग मुझे पूछते थे आपके ही कार्यक्रम में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रास्ते में बंद होगा तो धक्का मारने के लिए आप आएंगे क्या। अब ऐसी स्थिति है कि $150 पर किलोवाट पर आवर जो थी वो $100 तक आई है। और वर्ल्ड में मैं ये मानता हूँ कि सब लगभग कंपनियाँ हमारे यहाँ है, उनकी क्वालिटी में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रही है। अभी हमने भारत एनकैप जो किया है स्टैंडर्ड, उसके कारण वर्ल्ड की गाड़ियाँ टेस्ट करने के लिए इंडिया में आ रही है और हमारी गाड़ी सेफ है। और इसके बाद हमारी 2 व्हीलर 3 व्हीलर बसेस, इसका बहुत बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट होगा। और हमारी इंडस्ट्री में मैं तो उम्मीद करता हूँ कि 5 साल के अंदर हम निश्चित रूप से, बीच में हमने जापान को पीछे डाल दिया। अब जापान तीसरे नंबर पर था, हम चौथे नंबर पर थे। अब जापान चौथे नंबर पे गया, हम तीसरे नंबर पर आए हैं। और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिस प्रकार से क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है, टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, उसके आधार पर हाइड्रोजन पे काम हो रहा है। मैं विश्वास रखता हूँ कि आने वाले 5 साल में हम निश्चित रूप से वर्ल्ड में एक प्रमुख देश ऐसा बनेंगे और दूसरे नंबर पर निश्चित जाएंगे। और वो जाने के बाद फिर पहले नंबर पर जाना ज़्यादा कठिन नहीं है सर, क्योंकि हमारी कॉस्ट सस्ती है। हमारे यहाँ स्क्रैपिंग चालू हो गया 15 साल के व्हीकल का, जिसके कारण एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, स्टील रिसाइकलिंग होगा और जिसके कारण हमारी कंपोनेंट की कॉस्ट 30% कम होगी। ऐसे अभी 150 स्क्रैपिंग सेंटर भी चालू हो गए और बड़े प्रमाण पर पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप हो रही है, तो कॉस्टिंग भी कम होगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सर, ईवी की आप बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स ईवीज पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं लगता आपको कि आप प्रमोट कर रहे हैं कि ईवी होनी चाहिए और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि भाई ईवी पर टैक्स बढ़ा लेना चाहिए? तो स्टेट्स को थोड़ा सा इस बारे में समझना जरूरी है, ऐसा नहीं लगता? उनके भी तकलीफें बहुत है जिनकी बात कर रहे हैं। बट दैट इज कंप्लीटली कॉन्ट्री टू व्हाट यू आर एक्चुअली प्रोजेक्टिंग दैट। देखिए सर, राज्य सरकार का अधिकार है कि कौन से आइटम पर कितना लगाना, उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पर ओवरऑल भारत सरकार ने जो पेट्रोल डीजल कार पर 48% जीएसटी है, वो लगभग 5% किया है। अब आने वाले समय में फ्लेक्स इंजन जो 100% बायोएथेनॉल पर जाएगा, उसके लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर को। और आने वाले समय में भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आ रहे हैं, हाइड्रोजन के काफ़ी बड़े प्रमाण पर डेवलपमेंट हुए, अनेक स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे निश्चित, अभी यूपी की सरकार ने अब ये तकरार कर रहे हैं पेट्रोल डीजल वाले कि भाई उन्होंने ज़्यादा कंसेशन दे दिया, तो स्टेट टू स्टेट भी होते रहेगा। बट ओवरऑल अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को इनकरेज करना, ये भारत सरकार और राज्य सरकार की ओवरऑल भूमिका है। गडकरी जी, यू सेड इन योर फर्स्ट आंसर कि पैसे की कमी नहीं है, इमेजिनेशन है तो कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकलता है। लेकिन हाल ही में हमने देखा है कई सारे चीफ मिनिस्टर्स ने बोला है दैट दे आर स्ट्रगलिंग टू पे सैलरीज, दे आर स्ट्रगलिंग टू पे डियरनेस अलाउंसेस बिकॉज फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स Indian politics has seen this spiral for freebies. Originally, we heard from the Prime Minister, he said, nahi, revdi kharab hai and there should be no freebies of this kind. Then the BJP came under populist pressure and from Madhya Pradesh to Delhi, Haryana, Maharashtra, we saw the BJP also announce similar freebies. Now we're seeing a pushback. The Telangana Chief Minister is in dire straits. The Himachal Chief Minister is in dire straits. Where we are in Mumbai, we've seen the Fadnavis government having to pull back on certain schemes because of how financially stretched they are. Do you see this as being a cycle? कि साइकिल है, खत्म होगा, पुल बैक होगा, or do you think it's a free for all downward slope and you're very worried about it? How can we pull back from the financial abyss? देखिए, मैंने जो बात की वो मेरे डिपार्टमेंट के बारे में की। मुंबई के लोग बैठे हुए हैं। मुझे याद है कि मैं पहली बार जब ये वर्ली बांद्रा 55 फ्लाईओवर्स मुंबई पुणे हाईवे बना, तो मैंने उस समय धीरूभाई थे और रतन टाटा भी थे, तो हमने एक आइडिया की कि भाई उनका टेंडर रिजेक्ट किया तो पैसे कहाँ से लाना। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 5 करोड़ रुपए थे, केवल पैसा नहीं था।
तब हम कैपिटल मार्केट में गए और हमको 500 करोड़ की जगह पर 1200 करोड़, मैं 97 की बात कर रहा हूँ, ओवर सब्सक्राइब हुआ। और अभी 4 महीने पहले मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आया विनिविट मॉडल में। अब तो मैं उससे 1 लाख गुना अच्छी स्थिति में हूँ। NHI का AAA रेटिंग है। और आपको ताज्जुब होगा कि हमने लॉन्च किया, 7 दिन का टाइम था, 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। मैं गोवा से दौड़ते हुए आया, तुरंत स्टॉप किया। और अभी मैं रोड जो बनाऊंगा तो मैंने तय किया, आप भी ज़रूर सोच लो कि मैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों से पैसे लेकर रोड बनाने वाला हूँ। और मैं उनको 8.05% इंटरेस्ट डिपॉजिट पर मिनिमम दूंगा। आगे वो शेयर की कीमत 140 हो गई इनविट मॉडल की। तो मैं उनको कह रहा हूँ कि आप कहीं बैंक में डालेंगे 4.5% मिलेंगे। हमारा AAA रेटिंग है। माई टोल इनकम इज प्रेजेंटली इन NHI 55,000 करोड़। और नेक्स्ट 2 ईयर्स में मैं 1,40,000 करोड़, और अब मुझे 5 लाख करोड़ के रोड मोनिटाइज करने हैं। प्रॉब्लम, मेरे पास 2,80,000 करोड़ का बजट है। अब मैं खर्चा करने की स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ। इन्वायरमेंट क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, छोटे मोटे प्रॉब्लम में अड़ता है, तो ये सब क्लियर करके इसकी गति को बढ़ाना चाहता हूँ। वो कोशिश करो, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है। पैसे की कोई कमी नहीं, ये मेरे डिपार्टमेंट के बारे में मैंने कहा। मैं बाकी राज्य सरकार में क्यों कमी है ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, पर मैं कोई कमेंट्स क्यों करूं? मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इट कम्स टू योर डिपार्टमेंट। ये जो फुकट में देने वाली बातें होती ना, उससे बजट को आपको ये तय करना चाहिए कि प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करना चाहिए कि अनप्रोडक्टिव करना चाहिए। आप रोजगार क्रिएट करना चाहते हो कि पैसा बांटना चाहते हो, इट इज़ अप टू देम टू डिसाइड। और इसलिए जब प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो ग्रोथ तय होगी। और टूरिज्म में इधर उधर बहुत है। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए ज़्यादा अगर प्रायोरिटी देंगे तो लोगों का भी फ़ायदा होगा, राज्य के भी फ़ायदा होगा, और फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी होगी। पर पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। हम जीत कर आए इसलिए तो आप हमको बुलाते हैं, तो जीतने के लिए हमको भी काफ़ी मन की बातें भी होती है, कुछ नहीं भी होती है, तो वो चलता ही है उसका। कोई डेमोक्रेसी आपकी मन की बात कुछ अलग ही होती है। आपकी मन की बात करेंगे तो इलेक्शन हार जाएंगे, ऐसे बोलते हैं कई बार लोग। मैं जीतता हूँ इलेक्शन हर बार। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिकली कहा कि मैं अपने हिसाब से चलूँगा, मेरे कन्विक्शन के साथ चलूँगा, जो वोट देगा उसका भी काम करूँगा, नहीं होगा उसका भी करूँगा। नहीं, और मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं, और मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर बार जीता हूँ, 3 साल हो गए। अभी अगले बार जब तक मैं रहूँगा खड़ा होकर जीत के आऊँगा। लोगों को भी काम पसंद है, लोग भी चाहते हैं, पर कभी कभी ये अभी इसके बारे में भी पॉलिटिक्स में कुछ जगह परिणाम तो निकलते ही हैं। तो ऐसी योजना बनती है कि कंपटीशन शुरू हो जाती है, इसने ये बोला तो वो दूसरा बोलता है। तो इट्स अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन। उस पर ज़्यादा मैंने बोलना उचित नहीं हो। नहीं, वन ऑफ द फ्रीबीज व्हाट राहुल वाज मेंशनिंग अ व्हाइल बैक इज आल्सो अबाउट, जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा कि टोल बंद कर दिया गया। जो इंपॉर्टेंट रोड्स थे, मुंबई एंट्री पॉइंट्स के, वो रोड बंद कर दिए गए। यू आर नेवर इन सपोर्ट ऑफ क्लोजिंग डाउन द टोल ऑन एनी ऑफ द रोड्स। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, जो हालांकि आपके डिपार्टमेंट में नहीं आता है, जैसे मुंबई नागपुर समृद्धि हाईवे है, अभी उसका टोल बढ़ने वाला है। तो ये कैसे आप हैंडल करेंगे? क्या ये भी कल उठकर सवाल उठेगा कि टोल प्रॉमिस के लिए टोल बंद करना चाहिए वगैरह, इस तरीके के भी सवाल उठ? मैं 1 अप्रैल के पहले ऐसी पॉलिसी डिक्लेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप जिंदगी भर कभी टोल का सवाल नहीं पूछोगे और लोग कोई तकरार नहीं करेंगे, इतना कंसेशन मिल जाए। आप नेशनल पॉलिसी लाएंगे? हाँ बिल्कुल तैयार है। माफी नहीं होगी लेकिन भरना पड़ेगा। अभी कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि पार्लियामेंट शुरू है, पर आप खुश हो जाओगे इतना बता दो। आप कह रहे थे नितिन जी कि क्या डॉक्टर जयशंकर से ये सवाल पूछा, आपके आंसर सुन के लग रहा है कि सबसे बड़े एज डिप्लोमेट तो आप ही बने हुए हैं आज। You know, one last question before we get to the awards. Nitin ji, you know, a lot of top Indian businessmen come and consult with you, ask you for your views on different things that are happening. You know, at a time when there is so much global turmoil, especially on the issue of tariffs,
with what President Trump is doing. What's your advice to India Inc. and everyone sitting here about how to navigate these choppy waters? The level of tariffs that get imposed are not known. You're having to deal with a lot of uncertainty. The theme of this conference is Vuconomics. So what do you think India Inc. should be doing at this moment to try and use this uncertainty and convert it into an opportunity? देखिए, समस्या तो है और जयशंकर जी मुझसे ज़्यादा अच्छे जानते हैं, पर देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। समस्या चलती रहेगी, जयशंकर जी उसके लिए कैपेबल है, वो सुलझाएंगे। पर मैं एक बात बताता हूँ, छोटे मैं एमएसएमई का भी मंत्री था तो उनको एक बात कहता था, प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। आप अगर प्रूवन टेक्नोलॉजी के साथ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी अगर देते होंगे और आपकी कॉस्ट आप वर्ल्ड की कॉम्पिटिशन में टिकने के लिए कॉम्पिटिटिव रहती है, तो कोई कुछ भी करे, हमारा माल चलने वाला है। मैं किसी को इशारा नहीं दे रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ, पर क्वालिटी अगर बेस्ट है, डिज़ाइनिंग अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम है। पर ये समस्या है कि कितनी ड्यूटी किसके देश पे कितना लगाना, ये सब अभी एमएसएमई के लोग भी मुझे मिल रहे हैं, इंडस्ट्री वालों को भी है, क्योंकि हम बहुत से देशों में लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और अभी लोगों को जितना डर लग रहा है शायद मुझे लगता है उतना नहीं होगा। ऑलवेज थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, दैट इज टू बी द बेस्ट पॉलिसी। पर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। बाकी ये भी बात डॉक्टर साहब, जयशंकर जी अच्छा म्यूचुअल एडमिरेशन